चलिए बाबा, आज की रिवीजन चालू करते हैं। आज हम करने वाले हैं रिवीजन अपने चैप्टर ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का। यस सर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का एक लिंकिंग दीजिए। हाँ बाबा, लिंकिंग ले लीजिए। हमने स्टार्ट किया था सीखना जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज से। सर गुड्स एंड सर्विस अगर सप्लाई हो गया, सप्लाई या तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा या इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। इंटर स्टेट सप्लाई तो आईजीएसटी लेवी होगा, इंट्रा तो सीजीएसटी लेवी होगा। एक बार जीएसटी लेवी हो गया तो सिर्फ जीएसटी कलेक्ट करना है और पे करना है टैक्सेबल पर्सन को। कैसे कलेक्ट करेगा सर? कैलकुलेट करेगा जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। एक बार जीएसटी कैलकुलेट कर लिया, सामने वाले से कलेक्ट करेगा। कैसे कलेक्ट करेगा सर? कलेक्ट करने के लिए टैक्स इनवॉइस देगा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान भी आता है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला बेटा एक बार जो आपने टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रेज किया है, डिलीवरी चालान रेज किया है, इनको क्या फाड़ के फेंक दोगे? नहीं, इनका आपको मेंटेन करना पड़ेगा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जहां हम सीखेंगे कि किसको क्या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किनको क्या अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने। सर क्या टाइप ऑफ चैप्टर है? सी ग्रेडेड चैप्टर है। 2 से 4 मार्क मैक्सिमम एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड में हम सीखेंगे सेक्शन नंबर 35, उसके बाद हम सीखेंगे सेक्शन नंबर 36। जब हम सेक्शन नंबर 35 पढ़ेंगे तो हम रूल नंबर 57, रूल नंबर 58, रूल नंबर 56, रूल नंबर 56, रूल नंबर 57 और 58 भी पढ़ेंगे। आ जाइए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एवरीवन ओवर हियर। सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 1 बोलता है किसको किसको अकाउंट मेंटेन करना है और कहां करना है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज पर द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हिज अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड जब मेंटेन करोगे, ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स नहीं, ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स होना चाहिए। ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स ऑफ पीसीओज मेंटेन करोगे। सर पीसीओज क्या होता है? प्रोडक्शन के अकाउंट्स, आई फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई के अकाउंट्स। सर स्टॉक के अकाउंट्स, आईटीसी रिलेटेड अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर जो रूल नंबर 56 में बोले हुए हैं वो भी अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। डन सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 35(1) आता है जो बोलता है सर अगर आपका एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है तो अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है सर, अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडिशनल प्लेस पे मेंटेन करना है। यस बाबा यस। लेकिन फिर एक सर्कुलर आया बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम जो टी बोर्ड में हो रहा था। सर यहां क्या हो रहा था? जो टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड होता है, वहां क्या होता है, सप्लायर जाके अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं और फिर एक ऑक्शनियर आता है और ऑक्शन करवा देता है और ये स्टॉक को बिकवा देता है टू बायर्स। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो सप्लायर है ये जब सप्लाई करते हैं तो सर सप्लायर क्योंकि स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं एट द टी बोर्ड, सप्लायर को तो ये स्टॉक रिलेटेड डिटेल्स टी बोर्ड में मेंटेन जब कर रहे हैं स्टॉक को, तो टी बोर्ड को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा और टी बोर्ड में स्टॉक रिलेटेड डिटेल बेसिकली मेंटेन करना पड़ेगा। सर ये जो बायर है ये भी क्या करते हैं, जब एक बार ऑक्शन के थ्रू ये बिक जाता है तो बायर भी कुछ दिन यहां स्टॉक को स्टोर करते हैं। तो सप्लायर और रिसिपिएंट चाहे जो भी स्टॉक को स्टोर कर रहा है वहां पे टी बोर्ड में उसको अकाउंट्स रिलेटिंग टू दैट प्लेस शुड बी मेंटेन्ड एट दैट प्लेस। मतलब अगर ये सप्लायर ने टी बोर्ड को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया है तो यहां एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। ओके सर, ये जो ऑक्शनियर है ये भी तो यहां से बिजनेस कैरी आउट कर रहा है तो ऑक्शनियर को भी तो अपना अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स यहां मेंटेन करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया कि सप्लायर चाहे बायर चाहे ऑक्शनियर ये प्लेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस तो डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इनका जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी रखेंगे तो चलेगा। बस आपको अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को राइटिंग में इंफॉर्म करना है। सर एक सर्कुलर आया, रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनिंग बुक्स इन केस ऑफ ऑक्शन ऑफ टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा। सर सर्कुलर बोला जो प्रिंसिपल है और जो ऑक्शनियर है, बेसिकली जो सप्लायर है और ऑक्शनियर है, ये लोगों को क्या करना है सर, डिक्लेयर द वेयरहाउस, जो टी बोर्ड का वेयरहाउस है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर कर दो। लेकिन अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कैन बी मेंटेन्ड एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस
ऑल्सो जब वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं फॉर एडिशनल प्लेस, बस अपने जुरिसडिक्शनल ऑफिसर को बता दे कि सर हमने अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन किया है। उसके बाद प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 35(1) सेकेंड प्रोवाइजो आता है, वो बोलता है कि सर आप जब अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो यू कैन गो एंड मेंटेन आइदर इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया तो रूल नंबर 57 बोलता है कि आपको बैकअप लेते रहना है, बैकअप ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करना है जब डिमांड करेगा ऑफिसर, फाइल शेयर करना है ऑफिसर के साथ। अगर ऑफिसर पासवर्ड वगैरह मांग रहा है, ऐसे मत बोलना पासवर्ड नहीं दूंगा, पासवर्ड तो देना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35(2) कि सर कुछ लोग चाहे रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो भी उनको अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने बोला अगर एक ओनर ऑपरेटर ऑफ गोडाउन या वेयरहाउस है जो दूसरों के गुड्स रखता है, या एक ट्रांसपोर्टर है जो लोगों के गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट उन पे कंट्रोल चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोला दे शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ कंजाइनर, कंजाइनी एंड अदर रेलेवेंट डिटेल्स एज टोल्ड इन रूल नंबर 58। रूल नंबर 58 बोलता है अगर आप एक ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस या ट्रांसपोर्टर हो, अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो आपके पास जीएसटीएन नंबर रहेगा। लेकिन अगर एक ट्रांसपोर्टर ना मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लेके बैठा हुआ है, उसको फॉर द पर्पस ऑफ ई वे बिल जनरेशन, उनको एक ये सर अगर एक ट्रांसपोर्टर है जिसके पास मल्टीपल जीएसटीएन है तो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ई वे बिल जनरेशन वो क्या करते हैं, जीएसटीएन यूज नहीं करते हैं, वो यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ले लेते हैं। यस सर, फॉर ट्रांसपोर्टर के लिए एक प्रोविजन है, अलग से बोला हुआ है। तो सर अगर ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस या ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड है तो उनके पास जीएसटीएन नंबर रहेगा। सर अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उनको बुक्स मेंटेन करना है। तो गवर्नमेंट ने बोला है आप ऑनलाइन जाइए और ENR 01 सबमिट कीजिए और एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर ले लीजिए। ठीक है सर, अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटीएन नंबर, रजिस्टर्ड नहीं है तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स के लिए बोला, ट्रांसपोर्टर्स ई वे बिल पर्पस जनरेशन के लिए एक यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं एक ट्रांसपोर्टर हूं तो मेरे को क्या अकाउंट्स मेंटेन करने हैं? गवर्नमेंट ने बोला है रिकॉर्ड ऑफ गुड्स विच आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय यू, डिलीवर्ड बाय यू, स्टोर्ड इन ट्रांजिट बाय यू, अलोंग विथ जीएसटीआई नंबर ऑफ कंजाइनर एंड कंजाइनी भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। डन सर। अगर मैं ट्रांसपोर्टर हूं, क्या क्या गुड्स ट्रांसपोर्ट किए, क्या क्या गुड्स डिलीवर किए, क्या क्या गुड्स मैंने ट्रांजिट में स्टोर किए, अलोंग विद दैट जीएसटीआई नंबर ऑफ कंजाइनर एंड कंजाइनी फॉर ईच ऑफ हिज ब्रांचेस उसको मेंटेन करना है। ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस हूं तो सर ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस के लिए बोला गया है आपको मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट विथ रेस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच goods remain in the warehouse including particulars of dispatch, movement, receipt and disposal of goods। कितने गुड्स आए, कितने गुड्स गए, कितने समय के लिए गुड्स रहे, सारा डिटेल्स आपको मेंटेन करना है। जो ये ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस होते हैं उनको गुड्स ऐसे मेंटेन करने हैं कि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके आइटम वाइज एंड ओनर वाइज एंड आइटम वाइज मेंटेन करना है, ताकि अगर ऑफिसर आके बोले रमेश सोनी का स्टॉक कौन सा है और रमेश सोनी का कौन सा अलग वैरायटी का स्टॉक है, सारा उसको आइटम वाइज ओनर वाइज मेंटेन करके रखना है ताकि फिजिकल वेरिफिकेशन या इंस्पेक्शन प्रॉपर ऑफिसर कर पाए। उसके बाद सेक्शन नंबर 35(3) आता है अगर आप नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन हो तो आपको अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत है। एडिशनल अकाउंट्स ऑफ अकाउंट भी कमिश्नर नोटिफाई कर सकता है। नोटिफाइड क्लास ऑफ पीपल के लिए नॉर्मल अकाउंट्स तो मेंटेन करेगा ही, लेकिन अगर कमिश्नर चाहे तो एडिशनल अकाउंट्स भी उनके लिए प्रेस्क्राइब कर सकता है फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। 35(4) बोलता है अगर कोई नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन है जिसको कमिश्नर नोटिफाई करता है उनको कमिश्नर नोटिफाई कर सकता है एंड दे कैन बी रिलैक्स फ्रॉम मेंटेनिंग सम अकाउंट्स। ठीक है सर। उसके बाद 35(5) आता है जो ऑडिट का रिक्वायरमेंट बोलता था कि सर अगर एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 2 करोड़ है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, लेकिन ऑडिट का रिक्वायरमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2021 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2021 डिलीट कर दिया गया है। हेंस सेक्शन नंबर 35(5) इररिलेवेंट हो गया है। सेक्शन नंबर 35(6) बोलता है कि सर अगर आपका कोई गुड्स लॉस डिस्ट्रॉयड वगैरह है, मतलब अगर आपको सेक्शन नंबर 17(5) में आपने उनको ऑलरेडी लॉस डिस्ट्रॉयड बोला है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं बोला है आपने और आपके कुछ गुड्स आपके पास नहीं है
ऑफिसर आया, बोला 1000 गुड्स आपने खरीदे थे, 500 का स्टॉक है, बाकी 500 कहां है। अगर आपने बोला है कि 500 लॉस्ट हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर आपने स्टॉक मेंटेन नहीं किया है उन लॉस्ट गुड्स का या डिस्ट्रॉयड गुड्स का या गिफ्टेड गुड्स का, तो सर ऑफिसर बोलेगा मैं मानूंगा ये 500 गुड्स जिसके आपने स्टॉक मेंटेन ही नहीं किया है। सर समझ लीजिए आपने बोला 300 गुड्स आर लॉस्ट, उसका भी स्टॉक मेंटेन किया है, जो रिमेनिंग 200 है जिसके लिए आपने कोई डिटेल्स मेंटेन नहीं की हैं, सर पीओ shall determine tax as if those goods are supplied by such person, और आपको एक डिमांड ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 73 एंड 74 पकड़ा देगा। If where registered person fails to account for goods, services or both, proper officer shall determine tax as if those goods are supplied by you, और आपको डिमांड ऑर्डर देगा और बोलेगा बेटा टैक्स दे टैक्स। मैंने आपको पढ़ाया सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 35(1) बोला रजिस्टर्ड पर्सन को पीसीओ मेंटेन करना है, प्रिंसिपल प्लेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का अकाउंट्स एडिशनल प्लेस में मेंटेन करना है। उसके बाद 35(2) पढ़ा ओनर ऑपरेटर वेयर हाउस, ओनर ऑपरेटर वेयर हाउस या ट्रांसपोर्टर को भी अकाउंट्स मेंटेन करना है, जीएसटी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो एनरोलमेंट ले लेगा। उसके बाद ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस जो है वो बेसिकली आइटम वाइज ओनर वाइज डिटेल मेंटेन करेगा, कितना आया कितना गया वगैरह। ट्रांसपोर्टर मेंटेन करेगा कितना गुड्स डिलीवर किया, कितना गुड्स स्टोर किया, कितना गुड्स स्टोर किया हुआ है इन ट्रांजिट, कितना गुड्स हमने ट्रांसपोर्ट किया, कितना गुड्स हमने डिलीवर कर दिया है, ये सारा डिटेल। सेक्शन नंबर 35(3) कमिश्नर को परमिशन पावर देता है कि अगर वो चाहे तो कुछ क्लास ऑफ पर्सन के लिए एडिशनल अकाउंट्स नोटिफाई कर देगा। सेक्शन नंबर 35(6) बोलता है 3 हो गया, 35(4) बोलता है कि सर अगर कमिश्नर चाहे तो कुछ क्लास ऑफ पर्सन को रिलैक्स भी कर सकता है फ्रॉम मेंटेनिंग सम अकाउंट्स। 35(5) डिलीट हो गया है। 35(6) बोलता है कि सर अगर आपने सर अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, कुछ स्टॉक गुड्स रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड, और ऑफिसर को मालूम चल गया तो ऑफिसर बोलेगा आपने गुड्स सप्लाई किए हैं और आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 35(6) आता है कि सर आपको मेंटेन करना है अकाउंट्स रिलेटिंग टू 1 ईयर। फॉर एन एग्जांपल 17-18 है, 17-18 का ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न है 31 दिसंबर। उस 31 दिसंबर 2018 उस दिन से आपको 72 मंथ्स मतलब 6 ईयर्स तक अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24 31 दिसंबर 24 तक अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। ठीक है सर, लेकिन सर समझ लीजिए 17-18 का कोई अपील वगैरह चल रहा है तो याद रखिएगा जिस दिन अपील डिस्पोज ऑफ हो गया उसके 1 ईयर लेटर तक या 72 मंथ्स विच एवर इज लेटर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। सर समझ लीजिए अपील डिस्पोज ऑफ यहां हुआ आफ्टर 31 दिसंबर 2024, तो उसके बाद 1 साल तक या 72 मंथ जहां खत्म हो रहे हैं विच एवर इज लेटर। डन सर, पॉइंट क्लियर है। पीरियड ऑफ रिटेंशन हमेशा होता है 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न इफ रजिस्टर्ड पर्सन इज ए पार्टी टू अपील रिविजन प्रोसीडिंग्स बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट tribunal, appellate authority or court, then he should maintain for 72 months or 1 year after the final disposal of appeal, revision or proceeding whichever is later. उसके बाद सुनिए सर एवरी पर्सन शैल मेंटेन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड विच इज पीसीओस प्लस पीसीओस में जो लास्ट था वो बोल रहा था कि सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और प्रेस्क्राइब्ड रूल नंबर 56 में है। रूल नंबर 56 बोलता है कि सर रूल नंबर 56 सब रूल 1 बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट्स ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, गुड्स एक्सपोर्टेड, जिसमें आपको आरसीएम देना है, सप्लाईज अट्रैक्टिंग आरसीएम, सारा इनवॉइसेस, सारा बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर सारे मेंटेन करने हैं। उसके बाद अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो अदर देन कॉम्पोजिशन, मतलब कॉम्पोजिशन सप्लायर को ये मेंटेन नहीं करना, अदर देन कॉम्पोजिशन एक पर्सन को मेंटेन करना है स्टॉक डिटेल विच इज ओपनिंग स्टॉक, रिसीट, सप्लाई, लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, गिफ्टेड, फ्री सैंपल। अगर आपने स्टॉक का डिटेल मेंटेन नहीं किया और ऑफिसर आके चेक किया, ऑफिसर बोलेगा सर मैं तो मान लूंगा कि आपने स्टॉक को सप्लाई कर दिया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 35(3) आता है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल मेंटेन अकाउंट्स रिलेटिंग टू एडवांस, रिसीव, पेड, एडजस्टेड, सारा डिटेल मेंटेन करना है सर। उसके बाद आता है रूल नंबर 56 सब रूल 4 जो बोलता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल एक्सेप्ट कॉम्पोजिशन डीलर मेंटेन अकाउंट्स ऑफ टैक्स पेएबल इंक्लूडिंग आरसीएम कलेक्टेड, paid, ITC claimed along with tax invoice, debit note, credit note and डिलीवरी चालान। एक बात याद रखिएगा जो रूल नंबर 56 में सब रूल 2 और सब रूल 4 में बेसिकली टैक्स पेमेंट का जो डिटेल्स है, टैक्स पेएबल का जो डिटेल्स है, टैक्स पेमेंट का जो डिटेल्स है, प्लस
जो स्टॉक का डिटेल्स है ये मेंटेन नहीं करना है अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हो। ठीक है सर। उसके बाद बोला है एक पर्सन को हमेशा मेंटेन करना है सप्लायर का डिटेल, रिसिपिएंट का डिटेल एंड स्टोर हाउसेस का डिटेल। उसका कौन सा स्टोर हाउस है, कहां वो स्टोर करता है। सर अगर आपने गुड स्टोर किए हैं एट अदर देन डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस विदाउट द कवर ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट, तो ऑफिसर बोलेगा कि सर उस पे हम टैक्स पेबल डिटरमाइन कर लेंगे एज इफ दोस गुड्स हैव बीन सप्लाइड बाय यू। फॉर एन एग्जांपल, मैंने अपने गुड्स का स्टॉक अपने घर पे रखा है, ऑफिसर आया और बोला सर आपने तो इस जगह को अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं दिखा रखा है, या सर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है नहीं आपका स्टोरेज के लिए, हम मान लेंगे कि आपने गुड्स को सप्लाई कर दिया है और आपको जीएसटी देना पड़ेगा। एग्जाम में पूछेंगे रॉन्ग एंट्रीज का क्या ट्रीटमेंट है। ध्यान रखिएगा, रॉन्ग एंट्री शैल नॉट बी इरेज्ड, इफेस्ड मतलब थूक लगा के पूछ दिया, नहीं, इट शैल नॉट बी इरेज्ड, एफेस्ड और ओवर रिटर्न। इनकरेक्ट एंट्री अगर किया है अदर देन क्लरिकल एरर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर देन क्लरिकल एरर समझ लीजिए आपने कोई गलत एंट्री पास कर दिया तो गलत एंट्री को पहुंचना नहीं है सर, इट शैल बी स्कोर्ड आउट, कट करके अटेस्टेशन लगाना अंडर अटेस्टेशन एंड देयर आफ्टर करेक्ट एंट्री शैल बी रिकॉर्डेड। इन केस ऑफ ई रिकॉर्ड्स ए लॉग ऑफ एवरी एंट्री शैल बी एंड एवरी एंट्री एडिटेड और डिलीटेड शैल बी मेंटेन। उसके बाद है सर एक एजेंट को क्या अकाउंट्स मेंटेन करना है। हमेशा याद रखिएगा एजेंट मेंटेन करेगा पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन जो उसको मिला है कि सर ये प्रिंसिपल से मेरे को ये ऑथराइजेशन मिला है ताकि मैं गुड सप्लाई कर सकूं और रिसीव कर सकूं। तो सर ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल टू रिसीव एंड सप्लाई, particulars of description quantity value of goods received and supplied on behalf of every principal। सर जो अकाउंट्स मैंने प्रिंसिपल को फर्निश किए और जो टैक्स मैंने पे किया है उसका डिटेल भी मेंटेन करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी सब प्रिंसिपल एंड ऑल्सो टैक्स पेड विथ रेस्पेक्ट टू एवरी गुड्स और सर्विस, आपको उसका डिटेल्स भी मेंटेन करना पड़ेगा। सर मैं अगर एक मैन्युफैक्चरर हूं तो मेरे को क्या मेंटेन करना है, मैन्युफैक्चरर को हमेशा मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल जो मिला है, सर्विसेज जो रॉ मटेरियल बेसिकली उसने खरीदा वगैरह है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स और रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज जो आपने यूज किया है, सर गुड्स जो आपने मैन्युफैक्चर किया है, स्क्रैप और बाई प्रोडक्ट का भी डिटेल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। सर अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूं तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स which are used in providing the service। मैंने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन से गुड्स यूज किए हैं, इनपुट सर्विसेज जो यूटिलाइज किए हैं एंड सर्विसेज जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, सारा डिटेल्स मैंने को मेंटेन करना पड़ेगा। सर अगर मैं एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हूं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को सर क्या क्या डिटेल्स मेंटेन करने पड़ते हैं आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो तो सर कौन से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए, क्या डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी ऑफ वैल्यू गुड्स आपने यूज किए हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सर कितना पेमेंट मिला है विथ रिस्पेक्ट टू ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, प्लस आपका जो सप्लायर थे जिससे आपने गुड्स एंड सर्विस रिसीव किए हैं वो डिटेल्स भी आपको मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा अगर आप एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो। उसके बाद सर अगर मैं एक कस्टोडियन हूं, एक कस्टोडियन इन द कैपेसिटी ऑफ ए कैरियर, आपको ध्यान रखना है अगर आप एक कस्टोडियन हो, बेसिकली कैरियर हो या एक सीएनएफ एजेंट हो, मतलब कस्टोडियन हूं मैं, मेरे पास गुड्स का कस्टडी है, लेकिन बेसिकली मैं एक कैरियर हूं या एक सीएनएफ एजेंट हूं, तो गवर्नमेंट ने बोला है आपको मेंटेन करना है कि कौन सा गुड्स आपने हैंडल किया है, प्लस सारा डिटेल्स अगर आपसे ऑफिसर मांगे तो आपको ऑफिसर को प्रोड्यूस करना है, देना पड़ेगा। डन सर। एग्जाम में याद रखिएगा सी ग्रेडेड टॉपिक है, 2 से 4 मार्क पूछ लेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं कि सर आपको कौन से डिटेल मेंटेन करने हैं, पीसीओज मेंटेन करना है, कहां मेंटेन करना, एडिशनल प्लेस एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करना है। उसके बाद पूछ सकते हैं सर रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा भी किसको किसको अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस प्लस ट्रांसपोर्टर को भी अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद पीरियड ऑफ रिटेंशन पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 30 इट शुड बी मेंटेन, बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी मेंटेन फॉर 72 मंथ, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि कॉम्पोजिशन डीलर कौन से अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा। कॉम्पोजिशन डीलर रूल नंबर 56(2), सब रूल 2 एंड सब रूल 4 में जो अकाउंट्स बोले हुए हैं, बेसिकली जो ये टैक्स का डिटेल होता है और सर स्टॉक का डिटेल होता है, ये मेंटेन नहीं करता। उसके बाद पूछ सकते हैं रॉन्ग एंट्रीज को कैसे डील करना है, एजेंट क्या क्या बुक्स मेंटेन करेगा। पूछ सकते हैं कि अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो या सर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर हो तो कौन सा अकाउंट्स मेंटेन करना है। इतनों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मेरा रिवीजन विद रेस्पेक्ट टू द चैप्टर ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्लोज होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पीपल।